माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम जो लिक्विड स्टेट हमने स्टार्ट कर रख सॉरी गैसियस स्टेट हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसका नाम है गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो अपन इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कई बार जो है इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो इसके अनुसार क्रांति घटनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए पहले उसे क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा करना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक ताप से ऊपर गैस के दाब को चाहे कितना ही बढ़ा दें, उसका द्रवीकरण नहीं हो सकता। अतः अपने को जो गैसें हैं उनको पहले क्रांतिक ताप के नीचे तक ठंडा करना चाहिए। ठीक है। अतः गैसों का द्रवीकरण करने के लिए गैसों को पहले क्रांतिक ताप से नीचे तक ठंडा किया जाता है और फिर उसे संपीड़ित किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तभी गैसों का द्रवीकरण होता है। गैसों के शीतलन जो होता है गैसों के शीतलन के लिए जो दो विधियां काम में लाई जाती हैं, उनमें मुख्यतः दो सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। पहला सिद्धांत क्या होता है? गैसों में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बलों के विरुद्ध प्रसार कार्य किया जाता है। दूसरा, गैसों द्वारा कुछ बाहरी कार्य कराना, मतलब गैसों के द्वारा कोई ना कोई बाहरी एक्सटर्नल वर्क जो अपन कराएं, जिससे कि वह उसकी जो ऊर्जा है वो या काम आ जाए, आंतरिक ऊर्जा काम में आ जाए और जिसके कारण से वह गैस ठंडी हो जाए। तो सबसे पहले इसमें है जो गैसों के द्रवीकरण में कई विधियां काम में ली जाती हैं, और उसमें सबसे पहली जो है वो हिम मिश्रण द्वारा शीतलन है, कूलिंग बाई फ्रीजिंग मिक्सचर। हिम मिश्रण कैसे कैसे हिम मिश्रण काम में लेते हैं? जैसे बर्फ़ प्लस NaCl, बर्फ़ प्लस CaCl2, बर्फ़ प्लस KOH, ठोस CO2 प्लस ईथर आदि उन गैसों के लिए काम में लाए जाते हैं ऐसे हिम मिश्रण जिनके क्रांतिक ताप बहुत निम्न नहीं होते। अब इसमें होता क्या है कि वी आकार की एक बंद नली होने के कारण कम ताप व उच्च दाब से गैस द्रवित हो जाती है। वी आकार की नली में जो होता है वह दाब तो उच्च होता है और ताप जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण से इन गैसों का क्या हो जाता है? कूलिंग या उसका शीतलन हो जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए फैराडे ने इस विधि द्वारा कुछ गैसें जैसे Cl2, H2S, N2O, CO2 आदि को द्रवित किया। जैसे चित्र में दिखाया हुआ है कि इधर से अपन क्रियाकारक जो होता है उसको गर्म करते हैं, वह गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये वी आकार की बंद नली है, तो इसमें क्या होता है? दाब तो उच्च हो जाता है और जो यहाँ पर जाकर ताप बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हिम मिश्रण इसमें भरा हुआ है। ये हिम मिश्रण जैसे मैंने बताया बर्फ़ और NaCl का हो सकता है, बर्फ़ और CaCl2 का हो सकता है, बर्फ़ और KOH का हो सकता है, ठोस CO2 प्लस ईथर हो सकता है। तो यहाँ जाकर ये गैस क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है। इस प्रकार अपन गैसों का द्रवीकरण कर लेते हैं। नेक्स्ट विधि जो है वह है वाष्पशील द्रवों के द्रुत वाष्पीकरण द्वारा शीतलन। कुछ वाष्पीकृत द्रव होते हैं, उसका क्या करते हैं अपन? द्रुत वाष्पीकरण कर देते हैं और उसके द्वारा शीतलन करते हैं। कूलिंग बाई रैपिड एवोपरेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। यदि किसी वाष्पशील द्रव का निम्न दाब पर द्रुत वाष्पीकरण किया जाता है तो ताप में कमी होती है। ताप में इस कमी का कारण है कि वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा, इसमें होता क्या है? वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा स्वयं द्रव से ही ग्रहण की जाती है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए द्रव अमोनिया का वाष्पीकरण किया जाता है। इसके बाद अमोनिया के स्थान पर फ्रियोन का उपयोग होने लगा। ठीक है। अब नेक्स्ट विधि आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, वो है जूल थॉम्सन प्रभाव द्वारा शीतलन। अब जूल थॉम्सन प्रभाव तो जानते ही होंगे कि अगर किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब किसी छोटे छिद्र द्वारा गुजारते हैं तो वह उस
किसी छोटे छिद्र किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में गुजारते हैं या फिर निर्वात में गुजारते हैं तो उस गैस का क्या हो जाता है, शीतलन हो जाता है। यही जूल थॉमसन का शीतलन का प्रभाव है। तो अपन देखते हैं जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा शीतलन। जूल थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डॉट द्वारा निम्न दाब के क्षेत्र अथवा शून्य में या निर्वात में प्रसारित होने दिया जाता है तो ताप में कमी महसूस होती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। जब गैस का प्रसार होता है तो गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, अतः गैस को अणुओं के मध्य आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसमें होता क्या है, गैस जो होती है उस स्वयं को दरों के या उन अणुओं के मध्य, जो गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है दूर दूर ले जाने के लिए। और इस कार्य में अणुओं की आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है और ताप में कमी आती है। ताप में कमी आती है जिसके कारण से शीतलन हो जाता है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए इसमें कि जूल थॉमसन प्रभाव प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप के नीचे ही संभव है और यह ताप व्युत्क्रम ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। ये अपन ने सेकेंड ईयर में और इसके बारे में बात करेंगे। टी आई इजिकल टू 2a/RB है, जहाँ पर टी आई व्युत्क्रम ताप है, ए बी जो है वंडरवाल्स स्थिरांक है और आर जो है गैस स्थिरांक है। लिंडे ने 1825 में इस विधि द्वारा यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा वायु को द्रवित किया और उसके लिए ये अपरेटस है। इसमें होता क्या है कि वायु को इधर से गुजारते हैं, ये फिर यहाँ जाके क्या हो जाती है, ये यहाँ से जाके जो है वह जाती हुई इसका क्या हो जाता है, संपीड़न हो जाता है और यहाँ पर ये ठंडी हो जाती है। वापस जो है जो गैस जो वायु होती है वो वापस चली जाती है और बार बार ऐसा प्रोसेस होता है। यानी कि ये है जो है OAB से वापस गुजरती हुई आती हुई वापस M से चली जाती है। तो इसमें होता क्या है, शुद्ध वायु CO2 व H2O रहित को कंप्रेशर की सहायता से लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर, ये कंप्रेशर है और इसको 200 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित वायु को फिर शीतलक में से गुजारा जाता है जो आपको दिखाया गया है A, ताकि संपीड़ित हुई वायु ताप की वृद्धि को समाप्त किया जाए। संपीड़न से जो ताप में वृद्धि हुई उसको समाप्त किया जाता है। अब संपीड़ित वायु को बारीक वाल्व जे में से गुजारते हैं, ये बारीक वाल्व जो है वो जे में से गुजारते हैं तथा एक वायुमंडलीय दाब में प्रसार होने देते हैं। इस प्रसार से या इस प्रकार से जूल थॉमसन प्रभाव से गैस ठंडी हो जाती है। ठंडी हुई वायु अन्य नली M द्वारा वापस कंप्रेशर में आ जाती है। पुनः वही प्रक्रम वापस दोहराते हैं। इसको पुनरावृत्ति करने से अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न होता है और द्रवित वायु जो होती है उसको डेबार फ्लास्क, ये नीचे डेबार फ्लास्क है, उसमें संग्रहित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो है गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से किए गए बाह्य कार्य द्वारा शीतलन। ये क्लॉड विधि है। लिंडे विधि पढ़ी अपन ने, दूसरी है क्लॉड विधि। इसमें क्या होता है, गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से किए गए बाह्य कार्य द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म प्रसार में जो बाह्य कार्य किया जाता है यानी गैस द्वारा स्वयं द्वारा जो कार्य किया जाता है उससे शीतलन किस प्रकार होता है। इस विधि में जूल थॉमसन प्रभाव के साथ गैसों के रुद्धोष्म के संयुक्त प्रभाव का उपयोग करके गैसों का द्रवीकरण किया जाता है। इसमें गैसों का जो रुद्धोष्म प्रभाव है जूल थॉमसन प्रभाव के साथ वो भी काम में लिया जाता है। तो ये देखिए वो जो पहले अपन ने अपरेटस लिया वैसा ऐसा ही अपरेटस इसमें काम में आता है। गैस अथवा जल वाष्प को 200 ATM दाब तक संपीड़ित करके पाइप ABC में गुजारते हैं। देखिए ये दिखाया हुआ है पाइप ABC, इसमें गुजारते हैं। सिरे C पर यह पाइप दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग सिलेंडर D से होकर निकलता है जिसमें एक एयर टाइट वायुरुद्ध जो है वो पिस्टन लगी होती है। जब गैस
अथवा वायु यहाँ से उच्च दाब पर गुजरती है तो उसका रुद्धोष्म प्रसार होता है। यहाँ पर इसका जो है एडायबेटिक एक्सपांशन होता है, रुद्धोष्म प्रसार होता है। जब वायु का रुद्धोष्म प्रसार होता है तो वायु पिस्टन को धक्का देती है। इसमें गैस को यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जिसमें उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो जाता है। गतिज ऊर्जा में कमी आते ही ताप कम हो जाता है और ताप कम होते ही गैस का द्रवीकरण हो जाता है। और इस प्रक्रम को अपन बार बार गुजारते हैं, बार बार दोहराते हैं तथा वायु का शीतलन को इससे करते रहते हैं। मतलब बार बार ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे क्या होता है, गैस को यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यांत्रिक कार्य, पिस्टन को धक्का देने के लिए यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जो है वह खर्च हो जाता है और गतिज ऊर्जा में कमी आने से उसका ताप कम हो जाता है, यानी कि उसका शीतलन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है, या यूँ कहिए कि लास्ट जो है वो विधि है रुद्धोष्म चुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाई डाईमैग्नेटाइजेशन मेथड। इस विधि द्वारा शीतलन करने के लिए सर्वप्रथम अनुचुंबकीय पदार्थ का एक द्रव हीलियम बाथ के संपर्क में समतापीय चुंबकीकरण करवाया जाता है। इसके बाद पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन करवाया जाता है, जिससे शीतलन हो जाता है। शीतलन की जो मात्रा होती है वह लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता व अनुचुंबकीय लवण की ऊष्माधारिता के समानुपाती होती है। ये दिखाया गया है आपके साथ। क्या है? अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन का उपयोग। इसमें होता क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ को 1 केल्विन पर द्रव हीलियम के संपर्क में रखा जाता है। पहली समतापीय अवस्था में डी स्थान पर हीलियम भर देते हैं, यहाँ पर हीलियम भर देते हैं, जिससे द्रव हीलियम व पदार्थ के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरी अवस्था में डी स्थान को निर्वात कर दिया जाता है। दूसरी अवस्था में डी स्थान को क्या कर देते हैं, इस स्थान को निर्वात कर देते हैं, जिससे रुद्धोष्म परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात पदार्थ व द्रव हीलियम के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता और पदार्थ का शीतलन हो जाता है। नाभिकीय चुंबकीय आघूर्णों के रुद्धोष्म विचुंबकन से 10⁻⁻6 केल्विन तक का शीतलन संभव है। तो इस प्रकार से अपन शीतलन कर सकते हैं। अब आता है इसका उपयोग क्या है। द्रवित संपीड़ित गैसों के उपयोग, यूजेज ऑफ लिक्विफाइड एंड कंप्रेस्ड गैसेस। तो पहला उपयोग तो क्या है, विरंजन, ब्लीचिंग तथा कीटनाशक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अब तक ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता रहा है या होता रहा है, लेकिन आजकल इसके स्थान पर द्रव क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। द्रव अमोनिया तथा द्रव SO2 का शीतलन में या रेफ्रिजरेशन में व्यापक उपयोग होता है। सोडा फव्वारों में CO2 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट, जेट विमानों आदि में ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में द्रव वायु का उपयोग होता है। पांचवा, संपीड़ित ऑक्सीजन का वेल्डिंग में उपयोग होता है। छठा, हवाई जहाज में संपीड़ित हीलियम का उपयोग होता है। सातवां है कई रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए उदासीन वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए संपीड़ित N2 का व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट है हमारे घरों में जलने वाली गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। 9 है अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों में ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यापक उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए द्रव N2, द्रव H2 आदि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से द्रवित और संपीड़ित गैसों के कई सारे उपयोग हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं, पर मुख्य रूप से मैंने इन उपयोगों के बारे में आपसे डिस्कस किया है। तो ये अपने दूसरा टॉपिक अपना पूरा हो गया है। पहला था लिक्विड स्टेट, दूसरा है गैसेस स्टेट, और अब अपने पास तीसरा जो टॉपिक है वो अपन सॉलिड स्टेट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार से अपना तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं,
कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक फ़ोन पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।